हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग समझाने जा रही हूँ जो कि मूट कोर्ट का सब्जेक्ट है थर्ड ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैं क्रिमिनल केस सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 ले रही हूँ जो कि है मेंटेनेंस का केस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिमिनल केस क्या है, क्रिमिनल केस की डेफिनेशन क्या है, जुरिडिक्शन क्या है, हायरार्की क्या है, कौन सा केस कौन सी कोर्ट में जाएगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। एंड देन आफ्टर ड्राइंग ऑफ द सूट समझाऊंगी और उसके बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एक्ट सेक्शन 127, 128 सब डिस्कस करूंगी। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट डिस्कस करूंगी एंड देन कोर्ट ऑर्डर, सारा कुछ मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल केस के डेफिनेशन से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस? अ क्रिमिनल केस इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच डिफेंडेंट इज ट्राइड फॉर कंडक्ट that is considered to be illegal according to state legislature और government. In simple sense, जो डिफेंडेंट है कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग है डिफेंडेंट के खिलाफ जो कि उसने कोई एक एक्ट किया है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट की नजरों में इलीगल है या नेचर के खिलाफ है। ठीक है, तो क्रिमिनल केस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, रेप और ये मेंटेनेंस एक्सेट्रा। और जुरिडिक्शन क्या है? तो जुरिडिक्शन लीगल पावर और अथॉरिटी, द एरिया इन विच द पावर कैन बी यूज्ड। तो जो जुरिडिक्शन है वो 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, प्रिकॉशनरी जुरिडिक्शंस एंड ऑर्डिनरी जुरिडिक्शंस। क्रिमिनल केस मोस्ट ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ध्यान रखा जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि लाइक एक मैरिड वुमन है जो कि आफ्टर डिवोर्स अपने माँ बाप के यहाँ अहमदाबाद में रह रही है, तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अहमदाबाद है। और अगर उसका मैरिज बड़ोदरा में हुआ है तो वो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बड़ोदरा में भी वो केस फाइल कर सकती है। सो अगर मैरिड वुमन डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अहमदाबाद की कोर्ट में भी जा सकती है या फिर वो बड़ोदा की कोर्ट में भी जा सकती है, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि द लास्ट प्लेस वेयर दे रिसाइड मोर देन 5 ईयर और 7 ईयर, जहां पर भी वो लास्ट रिसाइड कर रहे थे वहां पर भी वो सूट फाइल कर सकती है मेंटेनेंस का अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद आता है हमारा हायरार्की ऑफ द कोर्ट। Hierarchy of the court goes like the Supreme Court of India, Honorable Supreme Court of India. Then after High Court of India, subordinate or lower court in districts, which is classified as civil court, criminal courts, and revenue courts. Here I am discussing regarding criminal cases. Under criminal court comes a districts and sessions judges and judicial magistrate first class and judicial magistrate second class. In criminal cases, the first cognizance will be taken by judicial magistrate first class officers. Okay, so आप सबको ये इतना तो समझ में आ गया कि क्रिमिनल केसेस में कॉग्निजेंस कौन ले रहा है, कौन सी कोर्ट में जाएगा, अभी वो भी समझना है हमें। उसके बाद में टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस क्या है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस कैसे डिसाइड होता है, वो सारी चीजें आ गई। और उसके बाद में हम सूट कैसे फाइल करते हैं, लाइक ड्राइंग ऑफ द सूट। बिफोर ड्राइंग ऑफ द सूट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर अबाउट फैक्ट ऑफ द केस। तो फैक्ट ऑफ द केस गोस लाइक, एक मुस्लिम वुमन है जिसकी शादी 2001 में किसी भी पर्सन से हो गई है। उसके बाद 2003 में उनके एक बच्चे होते हैं। 2003 के बाद से ये होता है कि हस्बैंड फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा है उसकी वाइफ को। ठीक है, और 2003 के बाद से उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रह जाते हैं। तो 2005 तक वाइफ सब कुछ सहन करने के बाद ये डिसाइड करती है कि टू बी गेट सेपरेटेड, डिवोर्स। सो मेंटेनेंस का सूट तभी फाइल होगा जब दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स के बाद जब वो अपने माता पिता के यहाँ अहमदाबाद में रहती है तो वो सूट फाइल करने का सोचती है। और फर्स्ट इसमें जब सूट फाइल करने का आता है तो वो जो कि है मुस्लिम वुमन है, तो वो 3 तरह से वो
जा सकती है, सूट फाइल कर सकती है। तो फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 यानी उनके पर्सनल लॉ के तहत भी जा सकती है। सेकेंड थिंग, जनरल लॉ CRPC अंडर सेक्शन 125 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट जा सकती है, और अगर उसके टेरिटरी में अगर कोई फैमिली कोर्ट अवेलेबल है तो वो फैमिली कोर्ट थ्रू भी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है ड्राइंग ऑफ अवर सूट। तो सूट ड्रॉ करने, ड्राइंग ऑफ द सूट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्शन 126 ऑफ CRPC ये बोलता है कि प्रोसीडिंग्स फॉर रिसीविंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अलाउंस, ये बोलता है 126 ऑफ CRPC। और CRPC 126 प्रोसीजर है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ये केस कहाँ जाएगा। तो ये केस जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में। सूट में जो सबसे पहले हेडिंग आएगा हमारा ड्राइंग ऑफ द सूट में, तो उसमें लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अहमदाबाद, केस का नंबर, एंड देन जो है हमारा जो उसको बोलते हैं एप्लीकेंट जो भी है मुस्लिम वुमन वर्सेस डिफेंडेंट जो है उसका हस्बैंड। ठीक है, एप्लीकेंट मुस्लिम वुमन हो गई एंड डिफेंडेंट। हियर डिफेंडेंट इन मेंटेनेंस केस वी कैन नॉट राइट द एक्यूज्ड, वी मस्ट हैव टू राइट डिफेंडेंट ओनली। सो ये हमको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में द प्रोसीडिंग ऑफ मेंटेनेंस विल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। ये जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है वो दोनों पार्टीज के प्रेजेंस में ही चलेगी। ठीक है, जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन रिसीव होती है और कोर्ट को लगता है कि ये फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ट्रू है, तब दोनों पार्टीज को कॉल किया जाता है और उसके बाद में फर्स्ट जो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ होता है दोनों पार्टीज का। दोनों पार्टीज के खुद के एडवोकेट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये फैक्ट जो आपने कहे हैं, वाइफ से पूछते हैं कि जो आपने कहा है कि आपके साथ में फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट करने में आया है, ये सारी चीजें सही हैं? वो बोलेंगी हाँ आपके 2 बच्चे हैं, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, आप मेंटेन नहीं कर पा रही खुद को? हाँ मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ खुद को। उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ हस्बैंड का पूछा जाएगा, तो वो बताएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या जो एलिगेशन आपके वाइफ ने लगाया है वो सही है, तो वो सब डिनाई करेगा, डिनाई सेल्फ डिनाई एवरीथिंग ही डिनाइज अबाउट द एलिगेशन विच वॉज पुट ऑन हिम बाय हिज वाइफ। ओके, फिर उसके बाद हस्बैंड से पूछा जाएगा कि क्या आपको ये सारी चीजें गलत है, इसका कोई प्रूफ है? तो वो बताएगा कि सर हमारे डिवोर्स का कारण ही यही था कि इसका इलीगल अफेयर था, इसने मुझे खुद बताया था, उस बेस पे इसने मुझसे खुद बोल के डिवोर्स लिया था और अब उस मेंटेनेंस का सूट फाइल कर रही है। जो कि ये बात भी है कि वो एक स्कूल में काम कर रही है और वो आपको खुद को मेंटेन करने में लायक, वो खुद को मेंटेन कर सकती है, फिर भी वो मेंटेनेंस का सूट फाइल कर रही है। ये सारी चीजें हस्बैंड द्वारा बताने में आएगी। तो एग्जामिनेशन इन चीफ अंडर सेक्शन 127 ऑफ एविडेंस एक्ट होगा। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 128 ऑफ एविडेंस एक्ट होगा, जिसमें कि वाइफ का जो एडवोकेट है हस्बैंड से क्वेश्चन करेगा, हस्बैंड का एडवोकेट है वो वाइफ से क्वेश्चन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन हस्बैंड का होगा, हस्बैंड से पूछा जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि इन क्रॉस एग्जामिनेशन यू कैन नेवर आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन हम क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसकी पर्सनालिटी को हर्ट करे, वैसा कोई क्वेश्चन हम लीडिंग क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि लीडिंग क्वेश्चन में अगर हम वाइफ को पूछते हैं कि क्या आपका किसी के साथ इलीगल अफेयर है, डायरेक्ट हम ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, उसी क्वेश्चन के जो हम आंसर रिसीव करते हैं उसी आंसर में से फिर हमें दोबारा क्वेश्चन पूछना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन हस्बैंड का होता है। हस्बैंड से पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि इनका किसी से इलीगल अफेयर है, या फिर आपको कैसे पता कि ये कहीं काम कर रही हैं और ये खुद को मेंटेन कर पा रही हैं? तो हस्बैंड बोलेगा कि सर ये स्कूल में पढ़ाती है, इनका पे स्लिप मैंने सबमिट किया है कोर्ट में, वो एक प्रूफ हो जाता है। ठीक है,
सारा कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग हो रहा है, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट चलेंगी। आर्ग्यूमेंट में ये सब कुछ होने के बाद ये प्रूफ हो रहा है कि जो हस्बैंड है वो सही है, वो बता रहा है, और वो सारे फैक्ट्स एंड थिंग्स जो हस्बैंड बोल रहा है कि वो कहीं काम कर रही हैं, खुद को मेंटेन कर पा रही हैं, ये बात सच निकलती है, और उसका सही में किसी से इलीगल अफेयर है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो केस मेंटेनेंस को नल एंड वॉइड बताएगा, और उसके बाद में नल एंड वॉइड बताएगा, और उसके बाद में वाइफ को मेंटेनेंस रिसीव नहीं होगा। शी इज नॉट लायबल टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। बट अगर इसके उल्टा, अगर जो वाइफ है, जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है, जो वाइफ ने बताए हैं, वो सारी चीज प्रूव हो जाती है, और ये पाया जाता है कि सच में हस्बैंड ने क्रूरता की है अपनी पत्नी पे, और अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि खुद को मेंटेन कर सके, तो इन दैट केस कोर्ट ऑर्डर्स फॉर मेंटेनेंस एंड हस्बैंड इज लायबल टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, सॉरी हर नहीं, हिज वाइफ। ओके, उसके बाद में ये हो रहा है कि ऑर्डर आने के बाद में हस्बैंड अगर वाइफ को पे नहीं कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, पेमेंट के लिए मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो कोर्ट इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है हस्बैंड को, एंड हस्बैंड विल बी इम्प्रिजन फॉर 3 years, एंड ड्यूरिंग दैट इम्प्रिजनमेंट टाइम ऑल्सो he must be liable to pay maintenance to his wife। ठीक है, तो मेंटेनेंस वाइफ को कब से रिसीव होगा, तो जब से कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है तब से उसको मेंटेनेंस रिसीव होना चाहिए हस्बैंड के द्वारा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद से मेंटेनेंस नहीं, जब से कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर द वाइफ इज लायबल टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। दैट्स ऑल। So this was all about conducting of criminal case under court. Now I am going to discuss most important divorce case of Muslim woman, Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum case year 1985, where it was found that Muhammad Ahmad Khan was having an illegal affair with some woman, and he gave divorce to his wife Shah Banu। Then after divorce Shah Banu Begum has filed suit for maintenance, suit for maintenance। Then her husband was called in court, and it was said that you must have to pay maintenance to your wife। Then the husband denied that I already have given divorce to her and I am not liable for to pay maintenance to her। But also he said that the amount of meher I already paid to her, so I am not liable to pay maintenance। बट कोर्ट ये सारी चीजें सुनने के बाद कोर्ट फिर भी ये देख रही कि शाह बानो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट ने फिर मोहम्मद अहमद खान को बोला कि नहीं, आपको मेंटेनेंस पे करना है। अगर वो ये जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट केस है, केस लॉ है मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमन एक्ट 1986। ठीक है, so hope everything is clear. Thank you.